मित्रों, आपने टिश्यू कल्चर पौधों के बारे में सुना होगा, चाहे हम केले की बात करें, सजावटी पौधों की बात करें, फल या फूल की बात करें या लकड़ी वाले पौधों की बात करें। टिश्यू कल्चर पौधों की क्वालिटी कैसी होती है, इसका रेट क्यों हाई होता है और इससे किसानों को क्या फायदा होता है, खासकर आर्थिक रूप से, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हम हैं इस समय प्रोस्पेरा लैब में, जो लखनऊ के कल्याणपुर में स्थित है, और इसके प्रोप्राइटर हैं, इसके डायरेक्टर हैं हमारे साथ अरुण कुमार पांडे जी। आपका एक लंबा अनुभव रहा है विदेशों में काम करने के का, उनके उस सफर के बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम टिश्यू कल्चर की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या है, मदर कल्चर क्या है, इसके फायदे क्या हैं। अगर कोई किसान टिश्यू कल्चर पौधों की रोपाई करता है तो जो सामान्य तरीके से पौधे रोपे जाते हैं उनकी अपेक्षा टिश्यू कल्चर के पौधों से कितना उसे लाभ प्राप्त होता है। तो सर, आपका स्वागत करते हैं। फिर से एक बार स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी का। और हम चाहेंगे कि अपने सफर की शुरुआत से बताएं, क्योंकि अक्सर जो यूपी में पौधों की सप्लाई होती है वो ज़्यादातर महाराष्ट्र और साउथ या पश्चिम के जो राज्य हैं वहाँ से होती है। तो कैसे विचार आया और इसके पहले आप क्या कर रहे थे? नमस्कार, आपका हमारी छोटी सी लैब में स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, मैंने पीएचडी जेएनटीयू हैदराबाद से किया है। इसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में टोमेटोजेनोमिक्स में काम किया और एक इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च सेंटर में भी रहा हूँ। इसके बाद मैं बाहर कई सालों तक काम करने के बाद मैं अपने बाहर का थोड़ा बता दें, क्योंकि कई बार जब लोग स्टोरी जानते हैं, सफलता की कहानी जानते हैं, हाँ, और उसमें किसी देश का नाम जुड़ जाता है, हाँ, वहां से वापसी के बाद अगर कोई सफलता पाता है तो रोचकता बढ़ जाती है। हाँ, तो मैं वैसे कई कंट्रियों में कुछ दिनों तक काम किया हूँ, लेकिन मैंने चाइना में 5 साल तक काम किया हूँ। और मैं चाइना जिलियांग यूनिवर्सिटी में पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में 3 साल और फिर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में 2 साल तक काम करने के बाद काम किया हूँ। और कोविड के बाद मैं 3 साल तक वर्क फ्रॉम होम किया हूँ। और कोविड के बाद जानते हैं बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, और तो उसी हिसाब से मैंने कुछ स्टार्टअप को स्टार्ट किया। जब मैंने चाइना में काम किया था तो मेरा जो रिसर्च का एरिया था, मैं वहाँ पे सब्जियों पे काम करता था, वेजिटेबल क्रॉप पे काम करता था। और ड्राउट पे, जैसे टेम्परेचर हर देश का 2 डिग्री बढ़ रहा है, तो 2 डिग्री टेम्परेचर पे कैसे पौधों को ग्रो कराना है, उन चीज़ों पे मैंने रिसर्च किया था। और सब्जियों में हैवी मेटल एक्युमुलेशन ज़्यादा होता है, तो उसको कैसे जेनेटिकली कंट्रोल किया जाए या कैसे उसको मतलब अच्छी सब्जियां लोगों को मतलब उपलब्ध कराई जाए, उसके बारे में मैंने रिसर्च किया था। रिसर्च करने के बाद जब मैं वापस कोविड के बाद इंडिया आया, तो क्योंकि मैं लखनऊ मतलब यूपी का हूँ, तो मैंने सोचा कि जो मैंने बहुत सारी चीज़ें बाहर रह के सीखी हैं, उन चीज़ों का मैं अगर अपने किसानों को, अपने लोगों के बीच उस जानकारी को पहुँचाऊँ तो हमारे लिए एक अच्छा काम रहेगा। तो इस सब विचार के साथ मैंने यहाँ पे काम स्टार्ट किया। और सबसे जब मैं यहाँ इंडिया आया तो मैंने देखा यहाँ पे किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज या अच्छी क्वालिटी के प्लांटिंग मटेरियल नहीं मिलते थे। तो जो मैंने टेक्नोलॉजी सीखी थी उसमें मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, कम से कम कुछ पौधों के लिए या कुछ फसलों के लिए हमें क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल किसानों को प्रोवाइड कराएं। इसी के लिए मैंने जो है एक टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की थी। और यहाँ पे मैंने एक प्लांट टिश्यू कल्चर लैब बनाया, क्योंकि मेरा प्लांट टिश्यू कल्चर बहुत बड़ा, इससे मैंने बहुत सारे क्रॉप पे काम किया, टमाटो पे काम किया हूँ, सोरगम पे काम किया, ग्राउंड नट पे भी काम किया हूँ, वेजिटेबल में कई क्रॉप पे काम किया था। तो इन्हीं सब सोच के साथ मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया कि एटलीस्ट चलिए हम कम से कम कुछ पौधों की जो यहाँ पे अपने यूपी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उन पे काम करके किसानों को, लोगों को अच्छा बीज प्रोवाइड कराएं, जिससे कि किसानों की एक पैदावार बढ़े और किसान उस फसल की पैदावार से कुछ आमदनी और बढ़ाए। इन्हीं सब सोच के साथ मैंने एक लैब की स्थापना की है। और यहाँ पे मैं जैसे केले का काम करता हूँ, और एग्जॉटिक प्लांट है, जैसे इंडोर प्लांट है जो बाहर से पुणे बाहर से आते हैं, मैंने यहाँ पे टिश्यू कल्चर लैब बनाना स्टार्ट किया है। और अभी मैंने और भी क्रॉप ऐड किया जो मैं आगे आपको अपनी लैब में दिखाऊंगा। सर, लैब में चलने के पहले जो सेफ्टी फीचर हैं जो अपनाया जाता है, क्योंकि जो भी लैब होते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन होने की ज़्यादा संभावना होती है, जिससे मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। हाँ। तो हम कौन कौन से सेफ्टी फीचर को अपनाते हुए लैब में जाएंगे? हाँ। जैसे ये हमारा पूरा प्रोटेक्टिव जोन है। यहाँ पे हम जैसे एक ऑपरेशन थिएटर में जो प्रोसीजर अपनाया जाता है वैसे हम यहाँ पे अपनाते हैं, क्योंकि ये हमारा एक तरह से ऑपरेशन थिएटर ही है। यहाँ पे हम
पौधों का एक तरह से ऑपरेशन करते हैं, उनकी कटिंग करके नया पौधा बनाया जाता है। तो हम उससे पहले क्या करते हैं कि अपने स्टेलाइज लैब कोट है उसको पहनेंगे, अपने उस कैप और मास्क को लगाएंगे, अपने हाथ को स्टेलाइज करेंगे और ग्लव्स पहनेंगे, और पैरों को भी हमने यहाँ पे एक जैसे वैसे हम जो है अपना वो पहन सकते हैं कवर, लेकिन हम यहाँ पे पानी रखे हैं, इसमें पानी में डिटॉल रहता है जिसमें हम अगर अपने पैर को डिप करके एक तरह से क्लीन होके अंदर प्रवेश करते हैं। और हमारा एक ईयर कर्टेन लगा है, जब हम इस दरवाजे को खोलते हैं तो ये हवा फेंकता है, अगर हमारे शरीर पे कुछ अगर है तो बाहर निकल जाता है। तो एक तरह से प्राइमरी जो है अगर एक तरह से सोर्स ये है कि अगर कोई हमारे शरीर पे कुछ चीज़ है तो इस एयर कर्टेन के थ्रू बाहर निकल आता है। तो अभी हम लैब में जाएंगे, पहले सेफ्टी फीचर को अपनाएंगे, उसके बाद हम जारी करेंगे, और आज आपको हर वो छोटी चीज बताएंगे जो टिश्यू कल्चर से जुड़ी हुई है और जिसकी खेती करके आप एक अच्छा किसान कहलाते हैं, अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं। तो चलिए चलते हैं लैब में, और इसके पहले हम सेफ्टी फीचर को अपनाते हैं, उसके बाद फिर आगे हम आपको अंदर की चीजें दिखाएंगे। जैसे ये देखिए हमारे इसमें लिखा ही हुआ है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, इसमें केवल जो पर्सन एथराइज होते हैं उन्हीं के अलाउ रहता है। इसमें लिखा हुआ है कि एथराइज एक्सेस ओनली, लैब कोड रिक्वायर्ड, वियर ग्लव्स एंड सैनिटाइज योर हैंड्स, ये इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। तभी इन सब प्रक्रियाओं को पालन करके ही हम अंदर प्रवेश करते हैं और अपनी लैब को मतलब सुरक्षित रखने के प्रयास करते हैं। जैसे ये जो हमारा लैब कोट है इसको हम ऑटोक्लेव करके रखते हैं। जब कोई अंदर प्रवेश करता है तो उससे पहले इस लैब कोट को पहनता है और फिर अंदर प्रवेश करता है। जिसे इसलिए हम इसको स्टेलाइज करके एक ऑटोक्लेव में रखते हैं, जिससे कि कोई बैक्टीरिया वायरस इस कपड़े में ना रहे जो हम पहने तो उसके अंदर प्रवेश कर जाए। ये हमारा इसी का मतलब मेन काम है। ये हमारा इनॉकुलेशन रूम है, इसके अंदर लेमिनार रहते हैं, इसमें स्टेलाइज टेक्निक रिक्वायर्ड होती है, इसी के अंदर एक्सप्लांट प्रिपेयर किया जाता है। इस प्लांट को हम लोग मीडिया में रखते हैं और इसमें सैनिटाइज हैंड जो लैब कोट पहन के ही इंटर किया जाता है। तो ये हमारा इनॉकुलेशन रूम है। देखिए इस लेमिनार पे यहाँ पे आलू का काम चल रहा है। हम आलू जो पोटैटो के ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए हम प्लांट्स का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, माइक्रो प्रोपेगेट कर रहे हैं। देखिए हर प्लांट को कट करके एक नोड्स को जो एक लीफ जो होती है वो नोड का काम करती है, इसमें यहाँ इस मीडिया में रखते हैं और ये 15 से 20 दिन में ये एक नोड से पूरा पौधा बन जाता है। हम आपको अंदर बॉटल दिखाएंगे कि जो पिछले 15 दिन पहले रखा गया था वो फिर पौधा मतलब प्लांट डेवलप हो गया है। तो समझिए हर 15 से 20 दिन में एक साइकिल कंप्लीट होती रहती है। देखिए यहाँ पे भी वही काम चल रहा है। ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े रखे गए हैं, इनको बोटे में रखा जाएगा और इससे जो है 15 या 20 दिन में ये पूरा पौधा तैयार हो जाएगा। ये मीडिया होता है, इस जो आप देख रहे हैं ये इसके अंदर ये न्यूट्रिशन कंपोनेंट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो विटामिन, हार्मोन, और जो पौधा हम माइक्रोवेट करते हैं उसके हिसाब से हम आर्गिन और साइटोकाइनिन इसमें ऐड करते हैं। इसमें जो जल का फार्म होता है ये प्लांट अगर यूज किया जाता है जिससे कि ये एक सॉलिडिफिकेशन कंडीशन में रहे और पौधा इसमें लगाया जाए। अगर का काम ओनली ये होता है कि इसको एक सॉलिडिफिकेशन कंडीशन दे जिससे पौधा रुके और इसमें ग्रो करे। तो ये स्टेलाइज कंडीशन में हम इसको ऑटोक्लेव मशीन में 121 डिग्री टेम्परेचर पे 20 मिनट के लिए 15 LBS प्रेशर पे रखते हैं। तो इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो स्टेलाइज कंडीशन में हम मीडिया को मीडिया रूम से अपने यहाँ मीडिया स्टोरेज रूम में ट्रांसफ़र करते हैं और इसको 15 दिन के लिए हम लोग 5 दिन के लिए हम लोग रखते हैं, जिससे कि अगर कोई इन्फेक्शन अगर आना होता है तो आ जाता है। बनाना का कल्चर है। देखिए बनाना का हम काम करते हैं, जैसे अपने यूपी में हर साल 2 से 3 करोड़ बनाना की पौध की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ यूपी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की। तो पहले जैसे केला होता है, केला में सीड होता नहीं, तो इसका माइक्रो प्रोपेगेशन वाली टिश्यू कल्चर ही एक रास्ता जिससे हम पौधे को तैयार करते हैं। अपने नॉर्थ इंडिया में या अपने यूपी में बहुत कम लैबें हैं, ज़्यादातर पौधा या ज़्यादातर एक्सप्लांट हम साउथ इंडिया से मंगाते हैं। लेकिन हमने यहाँ प्रयास किया कि यहाँ पे जो यूपी में जो G9 वैरायटी ज़्यादातर किसान मांगते हैं, तो G9 का एक जेन्युइन कल्चर या क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए। तो हम उसको वहाँ पे जो है G9 का मदर कल्चर मंगा के अपनी लैब में अपने प्रोटोकॉल से इसको प्रोपेगेट करते हैं और उसको किसानों को प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक साइकिल जो कल्चर आया है उसको कट करके ये लोग हमारे ऑपरेटर हैं, ये इनको हमने सिखा रखा है, तो ये कट करके इस बॉटल में लगाते हैं
तो इसकी जो 20 से 25 दिन में पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। अगर एक प्लांट रखते हैं तो 20 दिन में पूरा माइक्रो मतलब प्रोपोगेशन कंप्लीट हो जाता है, पूरा बॉटल भर जाता है। फिर 20 दिन में फिर से हम इसको कट करके नए मीडिया में रखते हैं। तो समझिए कि हर 20 दिन में 1:4 का रेशियो देकर यह मल्टीप्लाई करता है। तो अगर हमारा टारगेट जैसे 2027 में हमने जो टारगेट रखा है कि हम अपनी लैब में 6 लाख पौधे बनाएंगे, तो हमने इस समय हम जून में खड़े हैं, तो हमने हमारी पहली साइकिल स्टार्ट हुई है। अब हम 5 साइकिल तक इसको ले जाएंगे। इसके बाद हम इसको शूटिंग में कन्वर्ट करके एक हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल तैयार करेंगे और उसको किसानों को प्रोवाइड कराएंगे। जब यहाँ से जब हम प्लांट्स को या एक्सप्लांट को अपने मीडिया में रखने के बाद हम इसको एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ रूम में। ये हमारा ग्रोथ रूम है, ग्रोथ रूम 1। इसमें हम देखिए ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन रहता है, उसमें कंट्रोल्ड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रहती है, प्रॉपर लाइट इंटेंसिटी रहती है और रेगुलर मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस इस रूम को रखते हैं। इसमें टेम्परेचर 25 डिग्री मेंटेन करते हैं और लाइट पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे जो फोटो पीरियड होता है कि 16 घंटे लाइट दी जाए, 8 घंटे डार्क दिया जाए, वो हम इस रूम में मेंटेन करते हैं और पौधे को ग्रो कराते हैं। तो आइए हम आपको इस रूम में ले चलते हैं। तो सर अभी तो हमने छोटी छोटी चीज़ों में समझा, लेकिन अब हम पूरा चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं या जो किसान वर्ग है, जो आपके यहाँ से पौधे जब ये किसानों के खेत में जाते हैं, वहाँ पर फलक लगती है या प्रॉपर रूप से जिससे वो आय कमाते हैं, तो टिश्यू कल्चर क्या है और मदर कल्चर क्या है, ये पूरी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है और कहाँ जाकर खत्म होती है प्लांटिंग तक, मैं चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों को बताएं, जिससे किसानों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो टिश्यू कल्चर पौधों के रोपण की तरफ उनका रुझान ज़्यादा हो। धन्यवाद। जैसे टिश्यू कल्चर के बारे में जो आपने पूछा, टिश्यू होता है कि जैसे पौधे के पार्ट्स को लेकर एक पूरा पौधा बनाना, इस प्रक्रिया को टिश्यू कल्चर कहते हैं। वैसे पौधे बीज से ही बनाए जाते हैं, बीज बोया जाता है, उससे पौधे बनते हैं। लेकिन बहुत सारे पौधे फसल ऐसी होती है जिसमें बीज नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे केले होता है, केले का एक माइक्रो प्रोपेगेशन या जो पौध तैयार होती है ज़्यादातर टिश्यू कल्चर से ही बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, किसान भाई जो हमारे होते हैं, जो किसी पौधा ले जाते हैं, क्या करते हैं, उसमें हम जो पौधे के पार्ट जिसको शकर बोलते हैं, नीचे का पार्ट होता है, उसमें शकर होता है, उस शकर को हम लेकर और अपनी यहाँ लेबोरेटरी में लेकर आते हैं और एक उसको कंट्रोल कंडीशन मतलब इन्फेक्शन फ्री कंडीशन देते हैं। उसमें उसको जो हमारा एक SOP है, जो लैब का एक मानक होता है, उस मानक के हिसाब से हम उस पौधों को तैयार करते हैं। उस टिश्यू मतलब जो केले का जो टिश्यू है उसको लेकर आते हैं, अपनी यहाँ प्रक्रिया जो लेबोरेटरी प्रक्रिया में लेकर आते हैं, उसको इन्फेक्शन फ्री करते हैं, फिर उसमें अपनी लेमिनार में उसकी छोटे छोटे पार्ट काट के फिर मीडिया में रखते हैं और फिर उसको ग्रो कराते हैं। जैसे हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं कि जैसे हम इस समय आलू का काम, पहले हम आलू के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे जो हाँ सर, तो मैं थोड़ा सा चाहूँगा भी कि जो किसानों को अंतिम समय में जो फाइनल आलू का बीज मिलता है, उसके पहले आलू का बीज बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और कितने दिनों का प्रोसेस होता है, तब जाकर के किसानों को फाइनल आलू का बीज बोने को मिल पाता है। जी, जैसे जो किसान भाई हमारे आलू की जो बीज मार्केट से या उद्यान विभाग से लेकर जाते हैं, उससे पहले वो मतलब बीज होता है, उससे पहले कैसे तैयार किया है मैं आपको वहाँ बताता हूँ। जैसे जो वैरायटी होती है, जो अच्छी वैरायटी, जैसे यहाँ पे हर स्टेट या हर एरिया का अपना अपना एक लीडिंग वैरायटी होती है, उसको तैयार किया जाता है। उसके जो पहले क्या होता है कि हम उसको ये पौधे को CPRI जो सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ की ये जो एक ऑथेंटिक वैरायटी है, उसको हम एक प्लांट्स के रूप में लेकर आते हैं। ये टिश्यूज होता है, इसमें आप जैसे देख रहे हैं, ये ऊतक किया जाए, यस, ऊतक होता है, ये सेल्स होता है, ऊतक जिसको बोलते हैं। ये हम वहाँ CPRI से जो सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हम लेकर आते हैं। और ये क्या होता है कि वो वहाँ पे उनकी जो मानक होता है उसके हिसाब से वो तैयार करते हैं। हम उसके प्रोटोप्लास्ट को लेकर उससे सेल कल्चरिंग करके उसको तैयार करते हैं, या ट्यूबर को ग्रो करके उसको लेबोरेटरी कंडीशन में एक बीज बनाने की प्रक्रिया में लेकर जाते हैं। हम वहाँ से ये ऊतक या प्लांट्स को लेकर आते हैं और फिर यहाँ पे हम उसको अपनी लेबोरेटरी में इन पौधों को मतलब कट करके और हर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसके नंबर संख्या को बढ़ाते हैं। वो इसमें जैसे मान के चलिए कि हमने इस समय प्रॉस्पेरा बायोटेक ने जैसे अपने यहाँ यूपी में ज़्यादातर आलू
आपका ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में होता है। तो जैसे हमने काव्य एग्रो के साथ एक MOU साइन किया है, हम उनको अक्टूबर के पहले हफ्ता में अपनी लैब से उनकी जो लीडिंग वैरायटी है, जो रजिस्टर्ड वैरायटी है, उसके 8 से 10 लाख पौधे हम उपलब्ध कराएंगे और वो उस पौधे को ले जाके पहले मिनी ट्यूबर बनाएंगे। उनकी प्रक्रिया चाहे वो एरोपोनिक्स करें, चाहे वो अपने कंट्रोल कंडीशन नेट हाउस में करें, वो ट्यूबर बनाएंगे। एक छोटी सीड, इस पौधे से एक छोटा बीज आएगा जिसको ट्यूबर बोलते हैं, वो G0 होता है। फिर उस ट्यूबर को वो ले जाके एक अपने कंट्रोल कंडीशन में फिर से बोएंगे तो उससे G1 सीड आएगा। फिर उस G1 को फिर से मिट्टी में बोया जाएगा तो G2 आएगा। तो वो प्रक्रिया G0 G1, तो इस हमारी लैब से जो पौधा जाता है उसके बाद जो ट्यूबर बनता है उसको G0 बोलते हैं। इसके बाद उस ट्यूबर को जब हम वो मिट्टी में या कोकोपीट में ग्रो कराएंगे उसको G1 मल्टीप्लाई, उससे क्या होगा कि वो नंबर बढ़ाते हैं। इससे हर पौधे से 3 से 4 ट्यूबर आएंगे। जो जब ये पौधा उसमें लगाएंगे, चाहे कोकोपीट में चाहे एरोपोनिक कंडीशन के थ्रू, तो हर ट्यूबर से 2 या मतलब हर पौधे से 2 या 3 ट्यूबर आएंगे, जो 75 से 80 दिन में लगाने के बाद वो ट्यूबर आ जाएगा, उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। फिर उस ट्यूबर को ले जाके मिट्टी में लगाएंगे। फिर उस हर ट्यूबर से जो रेशियो होगा, कुछ वैरायटी में अब वो अलग अलग रजिस्टर्ड वैरायटी, उनकी क्या मतलब मानक है, उसके हिसाब से वो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो किसानों को उसी रूप में वो एक अच्छी क्वालिटी का बीज प्रोवाइड कराएंगे। तो जो उनकी काव्या के जो एक रजिस्टर्ड वैरायटी, उसके साथ हम काम करें उनकी। देखिए जो जीरो वाली आप बता रहे हैं मिनी ट्यूबर जाएगा, वो इस जार में आता है कि जार के बाद ट्रांसप्लांट होता है वहाँ आता है? नहीं, इस पौधे को जब वो जार से ले जाके या तो ट्रे में लगाएंगे, जो 50 बेल की ट्रे होती है उसमें लगाएंगे, या तो एरोपोनिक्स कंडीशन में ग्रो कराएंगे। उसके बाद जो इससे जो फल आए, मतलब एक बीज आए, मतलब बहुत छोटा है, उसको ट्यूबर बोलते हैं। अच्छा, वो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा ट्रांसप्लांट के बाद आएगा। उसमें कौन सी मीडिया इस्तेमाल की जाती है? उसमें कोई मीडिया, कुछ तो एरोपोनिक्स के थ्रू करते हैं या तो कुछ कोकोपीट में लगाने के बाद भी आ जाता है। हाँ, तो इस दौरान किसी तरह का इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है? जैसे मान लीजिए डायरेक्ट आपके लैब से वो कोकोपीट में ट्रांसप्लांट किया गया, तो उस दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है? हाँ, इसमें क्या होता है, अभी तक जो पौधा जैसे अक्टूबर में जाएगा तो अब यहाँ का थोड़ा सा वातावरण या बाहर का वातावरण थोड़ा ठंडा हो जाता है। आलू के लिए उस समय जो है कंडीशन अच्छी होती है, तो ये लोग ले जाके नेट हाउस में एक कंडीशन प्रोवाइड, मतलब बारिश भी नहीं होती है और एक समझिए कि आलू का एक अच्छा वातावरण रहता है, तो उसमें ले जाके वो लगाते हैं और उससे ट्यूबर फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जो 70 से 80 दिन में तैयार हो जाता है और उससे वो हार्वेस्ट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं और फिर अगली सीजन के लिए, अगले मल्टीप्लिकेशन के लिए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया मतलब किसानों तक बीज पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया कितने दिनों की होती है? लगभग समझिए कि ये लगातार 3 मल्टीप्लिकेशन होता है। अब समझिए कि लगभग ये 6 से 9 महीने, 1 साल का समय लग जाता है जब किसानों तक सीड पहुंचता है यहाँ से। तो अगला क्या बताने वाले हैं, कौन हाँ, से पौधे के बारे में उसकी प्रक्रिया? तो अभी जैसे हमने बताया कि अभी हमारे पास इस लखनऊ में हम मतलब अपनी जो प्रोफेरा बायोटेक ने काव्या एग्रो के साथ MOU किया है। एक पंजाब की कंपनी है जीके फार्म, फरीदकोट है, उनके साथ, उनकी भी मैं लगभग 8-7 लीडिंग वैरायटी है जो उनकी रजिस्टर्ड वैरायटी है, जो पंजाब या उनके जो जहाँ के उनके मार्केटिंग जो स्टेट हैं, जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट, उनके साथ में काम कर रहा हूँ। तो देखिए ये काव्या का है, जैसे देखिए काव्या के बहुत सारे 6 वैरायटी है, काव्या 1, काव्या 2, काव्या, देखिए कितने अच्छे से पौधे आ रहे हैं। देखिए ये वाटर से पौधे आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे छोटा सा, जैसे मैंने आपको लेमिना में दिखाया गया था, एक छोटा सा नोड रखते हैं तो 15 दिन में देखिए पूरा पौधा यहाँ बड़ा हो जाता है। देखिए हर एक नोड से 3-3, 4-4 नोड निकल आते हैं। देखिए तो क्या सर इसके बाद फिर इसकी कटिंग होगी कि अब? हाँ, 20 दिन में, क्योंकि हमें संख्या बढ़ानी, हमें जैसे अक्टूबर तक उनको 8 लाख पौधे देने, तो हर नोड को फिर हम 15 दिन में, जैसे देखिए ये 18/6 को हमने पौधा लगाया था छोटा सा, और आज लगभग समझिए कि हम मतलब आज 10 दिन हुआ है, लगभग 10 दिन में देखिए पौधा इतना बड़ा हो गया है। तो अगले 15 मतलब 10 दिन में सोचिए पूरा पौधा बड़ा हो जाता है। फिर उससे हम इसको काट के नए मीडिया में रखेंगे, फिर वो एक पौधे से 4 फिर नया पौधा बनेगा। तो देखिए
जात की कोई स्पेसिफिक साइज निर्धारित होती है या अलग अलग साइजें जब ट्रांसप्लांट होता है तो अलग अलग साइज? नहीं, साइज जो नॉर्मल टिश्यू कल्चर बॉटल्स हो 300 ml की हो या 400 ml की हो, जो एक लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो, बेसिकली हम लोग 300 ml की बॉटल का ही यूज करते हैं। और देखिए हम कुछ टेस्ट ट्यूब में भी ग्रो कराते हैं, देखिए जिससे कि हमारा अगर संख्या बढ़ाओ, देखिए टेस्ट ट्यूब में कितने अच्छे पौधे ग्रो हो रहे हैं। देखिए ये यहाँ पे दो दो एक एक नोट से दो दो, एक नोट, दो नोट, तीन नोट, हर नोट से नया पौधा ग्रो करा। देखिए इतनी अच्छी रूट इसके, आप देखिए, अब देखिए कितनी अच्छी रूट यहाँ पे आई है। देखिए बढ़िया रूट भी आ जाता। अब ये पौधा का अभी इसमें कंडीशन बाहर की अच्छी नहीं, अदरवाइज हम ले जाके अगर बाहर लगाएंगे तो 70 से 80 दिन में इसी से एक छोटा ट्यूबर बन जाएगा। ये देखिए पूरा। तो अगला क्या दिखाने वाले हमारे किसानों को बताना? हाँ, तो ये हमारा हो गया आलू कमर्शियल के, जो मान के ये हमारे, हम लखनऊ में काम करते हैं तो बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रहते हैं इनको थोड़ा सा समझिए कुछ एक लिमिटेड स्पेस होता है, तो बहुत सारा पौधा लगा रख नहीं सकते हैं। तो आजकल जो सजावटी पौधे होते हैं बहुत सारी मार्केट, इंडोर प्लांट, उनको भी हम यहाँ पे टिश्यू से डेवलप करते हैं। तो ज़्यादातर देखिए एग्लोनिमा की वैरायटी है, एग्लोनिमा पिंक बोलते हैं। हमारे पास एग्लोनिमा की 5 वैरायटी है। एग्लोनिमा पिंक है, एग्लोनिमा रेड सुपरस्टार है, एग्लोनिमा जो है लिपस्टिक है, कार्टूना है, स्टोन वाइट है। 5 वैरायटी पे हम काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे भी इसका भी एक जो सेल्स होता है उसको मल्टीपल नोड को लाके हम एक मीडिया, जैसे आप देख रहे हैं ये, इसी में इस पौधे के लिए कितना आर्गेन साइटोकाइनिन है, एज ए साइंटिस्ट हमने इसके लिए स्टैंडर्डाइज किया है कि हमें कितना इसमें आर्गेन देना है, कितना साइटोकाइनिन देना है, कि ये जो इसका मल्टीप्लिकेशन साइकिल है, जैसे इसका एग्लोनिमा की हमारी लैब में 30 से 35 दिन में मल्टीप्लाई हो जाता है। हर नोड से 2-2, 3-3 नोड निकलते रहते। देखिए आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ, हर देखिए यहाँ से निकलता रहता है, छोटे कितने नोड्स निकलते हैं, हर नोड्स निकलते रहते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए नोड निकल रहा है, यहाँ पे नया पौधा निकलता रहता है, तो मल्टीप्लाई होता रहता है। तो हम यहाँ अपने जो लखनऊ या टायर 1 सिटी के लिए हम एक अच्छी क्वालिटी के जो एग्लोनिमा उसको बनाने की कोशिश कर, अभी समझिए कि लखनऊ या नॉर्थ इंडिया में हमारी जानकारी में ऐसा कोई नहीं है जो मतलब टिश्यू कल्चर मतलब इंडोर प्लांट पे काम करता हो। तो हमने कोशिश किया है कि हम यहाँ पे अपने जो उत्तर प्रदेश के जो सिटी हैं जो चाहते हैं उनको अच्छी क्वालिटी का अच्छा पौधा प्रोवाइड कराया जाए। पुणे से, यहाँ पे अपने यूपी में ज़्यादातर पौधे पुणे से आते हैं। पुणे से आने के बाद जो यहाँ शिकायत मिली हमको कि यहाँ पौधे ये सब मर जाते हैं। उसका रीज़न है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ के एटमॉस्फेयर बहुत अंतर होता है, तो पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमने प्रयास किया कि हम यहाँ बनाएं और यहाँ के ही वातावरण में उनको जो है इसका हार्डनिंग करें, जिससे कि वो यहीं की मिट्टी, यहीं का पानी ले और ग्रो करे, और जिससे कि वो जो मोर्टेलिटी या जो जैसे कोई बायर या कोई ले जाता है कस्टमर, तो क्या कुछ दिन बाद, 1 महीने 2 महीने बाद वो पौधे मर जाते हैं, तो उससे उसकी रुचि खत्म हो जाती है लगाने की। क्योंकि इसकी जो है बहुत मूल्यवान पौधे होते हैं। एक एक पौधा अगर बाहर से लेंगे तो पुणे से आने वाली एक वैरायटी कोई 500, कोई 600, निर्भर करता है कि कौन से नर्सरी किस रूप में वो बेच पाए। तो हमारे टारगेट है कि हम उसको सस्ते दाम में अच्छी क्वालिटी का पौधा उपलब्ध कराएं, जिससे कि उसकी जो है एक ले जाने के बाद पौधा मरे ना, उसकी रुचि खत्म ना हो। तो हमारा एक प्रयास है कि हम यहाँ पे कुछ जो है इंडोर प्लांट्स का काम करें। तो हम एग्लोनिमा पे काम करते हैं। सिंजोनियम की हमारे पास 3 वैरायटी है। देखिए सिंजोनियम का पौधा है, ये भी बहुत अच्छा खूबसूरत पौधा है। इसको, इन सब पौधों को बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत नहीं, सनलाइट की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने बेडरूम में रखिए और हफ्ते में 1 दिन पानी दीजिए। देखिए सर, आप भी लीजिए, देखिए। और जैसा कि इंडोर प्लांट की एक और खूबी होती है कि वो ऑक्सीजन बढ़ाता है और जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करता है। तो अपने बेडरूम में रखिए और अपनी खूबसूरत, मतलब बेडरूम को खूबसूरत बनाइए। और जो है जैसा बताया आपने कि जो है ऑक्सीजन एयर प्यूरिफायर का काम करता है। तो ये हमारा प्रयास है कि अपने यूपी में जो लोग मतलब इंडोर प्लांट ले जाना चाहते हैं हमारी लैब से ले जाएं। हम यहाँ लखनऊ में एक सौरभ नर्सरी है, उनके साथ हमने MOU साइन किया है। तो यहाँ से जो पौधा बनता है वहीं पे होती है और वहाँ से वो सेल आउट होता है, तो मतलब वो वहीं पे तैयार होता है। हमारा काम होता है कि हम 3 से 4 इंची पौधा ले जाके उनके हार्डनिंग सेंटर में, हमारा हार्डनिंग सेंटर बना हुआ है छोटा सा, वहाँ पे हार्डनिंग करते हैं और डायरेक्ट हम उनको सप्लाई कर देते हैं। वो अपना तैयार करते हैं
और कस्टमर को भी देते हैं या लोकल नर्सरियों को सप्लाई कराते हैं। तो मेरा काम ये है। तो सर केले का जो पौध तैयार हो रहा है उसके बारे में क्या जी, बताएंगे? तो हम आपको बताते हैं, जैसे अभी इस समय जून के महीने में है, तो अब हमारा जो है केले का अभी पहली साइकिल स्टार्ट हुई है। तो हम क्या होता है, केले का जो सेल्स होता है उसको डार्क कंडीशन मल्टीप्लाई करते हैं। लाइट हम तभी देते हैं जब उसको सूट ऊपर का पार्ट डेवलप करना होता है। तो जो ग्रोथ रूम हमारा है इसमें हम लाइट जलाते हैं, 16 घंटे लाइट रहती है, 8 घंटे डार्क रहता है। इसमें हम केवल उन्हीं पौधों को ग्रो कराते हैं जिनकी जो है रूट और सूट या जो उनको लाइट की जरूरत होती है मल्टीप्लिकेशन की। केला है ये बिना लाइट के भी मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत अच्छा होता है। तो हमारा एक ग्रो डार्क रूम है, हम आपको उसमें ले चलेंगे और उसको दिखाएंगे कि वहाँ पे हमारा जो केले का जो मदर सेल्स रखते हैं वो वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। तो इस रूम में, इस ग्रोथ रूम में हमारा जो है आलू का और इंडोर का, हमारे लैब में 3 ग्रोथ रूम है। ग्रोथ रूम 1, 2 और 3। हर ग्रोथ रूम की कैपेसिटी लगभग 1.5 लाख प्रोडक्शन है। इसमें 3 रैक हैं, हर रैक पे लगभग 7,000 बॉटलें आती हैं, 6 से 7,000 बॉटलें आती हैं। तो समझिए कि एक रूम की कैपेसिटी 18,000 बॉटल रखने की है। और हर बॉटल में अगर 10 प्लांट ग्रो करते हैं अगर, तो लगभग 1.5 लाख से 2.25 लाख पौधा एक रूम से एक बार निकल सकता है। तो लगभग 4.5 लाख पौधे एक बार में निकल सकते हैं हमारे लैब। केले के विषय में जैसे आप बात कर रहे थे, तो केला अभी इस समय हमारा फर्स्ट साइकिल में है, तो हम उसको डार्क कंडीशन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा डार्क ग्रोथ रूम 3 है, इसमें हम लाइट नहीं जलाते हैं और टेम्परेचर वही रहेगा 25 से 28 डिग्री, बट हम लाइट नहीं जलाते हैं। लाइट जलाने से हरापन आएगा तो थोड़ा उसका मल्टीप्लिकेशन रेट कम हो जाता है, इसलिए हम इसको डार्क कंडीशन में मल्टीप्लाई कराते हैं। आइए हमको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा पौधा ये डार्क कंडीशन में है, ग्रो हो रहा है। पहली साइड आई, अभी हम थोड़ा लाइट जला लेंगे जिससे आपको दिखाएं। हमने लाइट जला दिया। ये हमारा केले का काम यहाँ पे हो रहा है, हम केले को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने आपको दिखाया कि लेमिनार में जो कल्चर हम लोग काट के मीडिया में रखते हैं, देखिए हमने इसको 24 तारीख को रखा है। तो छोटे छोटे नोट्स को हम लोग रखते हैं और ये मल्टीप्लाई होता रहता है। देखिए ये क्लम्प बन जाता है, देखिए तो देखिए इतना बड़ा, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। देखिए ये आप पकड़िए, देखिए ये देखिए मल्टीप्लाई, ये 20 दिन में पूरा बॉटल भर जाएगा। समझिए अगर हमने 4 क्लम्प रखा है तो लगभग 16-17 क्लम्प आ जाएंगे। तो मतलब ये कि एक बॉटल से कम 3 से 4 बॉटल बन जाएगा। तो अगर हम अपना जो टारगेट लेकर चल रहे हैं कि हमको लगभग 7 लाख पौधे बनाने हैं, तो हम हर महीने अगर एक साइकिल करते हैं तो 5वीं साइकिल में हमारे पास इतना रॉ मटेरियल तैयार हो जाएगा कि हम 6 से 7 लाख पौधे आराम से बना लेते हैं। तो ये हमारा डार्क कंडीशन में ग्रो होता है। सर जो यूपी में या खास कर लिया जाए कमर्शियल कल्टीवेशन में केले की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वैरायटी है जी, उन किस्मों को ही तैयार करते हैं या कुछ ऐसी अलग हटकर के किस्में हैं जो अभी किसान नहीं अपना रहे हैं उनको भी? नहीं, हम सर यहाँ पे जो किसानों की मांग है G9 वैरायटी, G9 पे हम काम करते हैं। G9 इजराइल का मदर कल्चर है, जो एक कंपनी जिन्यूसर एक ग्रांड 9 के नाम से उसने लॉन्च किया है। हम उस कल्चर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं अपनी लैब में, अपने प्रोटोकॉल से मल्टीप्लाई कराते हैं और उनको पौधों को बना के हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। तो इस लेबोरेटरी में G9 का ही बनाया जाता है। अच्छा, अगर किसानों को जो केले के किसान हैं जी, क्योंकि मुझे लगता है कि 90.9 जो % केले के किसान हैं वो केवल और केवल टिश्यू कल्चर पौधे इस्तेमाल करते हैं। तो ये कल्चर क्या है अगर उनको समझना हो तो कैसे सरल शब्दों में आप समझाना चाहेंगे? कल्चर वही, जैसे आपने बताया ऊतक, एक पौधे के भाग को जो उसको ही कल्चर बोलते हैं, जैसे छोटा टुकड़ा बोलते हैं। जो पौधे जैसे पौधे हर जैसे बहुत सारे जैसे धान होता है उसमें बीज होता है, केले में तो कोई सीड होता नहीं, फल होता है, खा लिया जाता है। तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, उसके जो नीचे का भाग होता है जो शकर बोलते हैं, शकर में एक मदर सेल्स होता है जो मल्टीप्लाई का काम करता है, उससे पौधा बन सकता है। तो उस शकर को या उस पार्ट्स को लेकर आते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को मतलब कल्चर करते हैं, उसी को मतलब मीडिया में रखा जाता है तो ग्रोथ करता है। इसी को कल्चर कहते हैं, मदर कल्चर को मीडिया में ग्रो करना वही टिश्यू कल्चर होता है। अच्छा सर, हम मुख्य बात पर आते हैं केले के, जो टिश्यू कल्चर केले हैं, जैसे मल्टीप्लाई होते होते वो कितने दिनों बाद ऐसी स्थिति आती है कि आप यहाँ से ट्रांसप्लांट करके उसको हार्डनिंग सेंटर ले जाते हैं और उसकी मीडिया क्या होती है, जैसे इस पे जेल में है, यहाँ से जब भी ट्रांसप्लांट होगा तो कितने दिनों बाद होगा और वो
कहाँ ट्रांसफर प्लांट होगा? जार सीधे हार्टलिंग सेंटर जाता है या यहीं से ट्रांसप्लांट होकर के हार्टलिंग सेंटर पहुंचाया जाता है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जिससे क्या होता है कि जो यहाँ से हमारा पौधा तैयार होता है, जैसे हम आपको 2-3 चीज़ें बता देते हैं जो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जो कोई भी कल्चर को अगर हम ज़्यादा देर तक मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, उसके धीरे धीरे उसकी जो है गुणवत्ता कम होती चली जाती है, जो उसके जेनेटिक कंटेंट बोलते हैं कम होती, उस पर उसका जो प्रभाव उसके पैदावार पे पड़ता है, उसकी ग्रोथ, उसकी ईल्ड पे पड़ता है उसकी तो इसलिए हम लोग जो बताते हैं अपनी लैब में, हम बनाना की 5 साइकिल को ही मल्टीप्लाई करते हैं। 5 के बाद हम सीधे उसको शूटिंग पौधे को बना के हम किसानों को प्रोवाइड करा देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि उस सेल्स को मल्टीपल, तो हमारा जैसे पहली साइकिल है, दूसरी साइकिल है, तीसरी साइकिल है, चौथी साइकिल है, 5वीं साइकिल तक ही नंबर को बढ़ाएंगे, उसकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, उसके नंबर सेल्स को या उसके उत्तक को बढ़ाएंगे। 6ठी साइकिल हम नहीं ले जाएंगे। अगर 6ठी साइकिल, बहुत सारी, हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है बढ़ाते हों, अब मतलब कि उससे हमारा जो है पैदा पौधों ज़्यादा संख्या आ जाए, लेकिन हम छोटे से अपने फ़ायदे के लिए हम किसानों के साथ धोखा नहीं करते हैं। हम 5वीं साइकिल तक ही मल्टीप्लाई करते हैं। 6ठी साइकिल में पौधे को उसको पूरा पौधे की जो एक प्रक्रिया होती है, बड़ा होने की प्रक्रिया, हम उसमें डाल देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास कुछ पौधे हैं जो क्या होता है उसमें, अभी यहाँ सफ़ेद, बाद में ऊपर पौधा बनता है, सूट बनता है, जैसे पत्तियाँ निकलती हैं और नीचे रूट बनता है। ये यहाँ पे 6ठी साइकिल में समझिए हम जनवरी से स्टार्ट कर देंगे कि इसका ये पौधे की बनने की प्रक्रिया हो, और फरवरी से हमारे लैब से ये छोटे पौधे जो बॉटल के पौधे होते हैं इसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने पूछा कि पौधे हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जब तक लैब में जब पौधा तैयार हो जाता है, इसमें जड़ आ जाती है और अच्छी तरीके से पत्तियाँ 3 या 4 पत्तियाँ आ जाती हैं, तब यहाँ से हम पौधों बोतल को ले जाते हैं बाहर और उसमें से पौधों को निकालते हैं, और उसमें जो अगार, जो बेस अगार होता है उसको धुलते हैं, उसमें कोई अगार का पार्टिकल ना रहे, और उसको जो है जो फंगिसाइड हो उसमें अच्छी तरीके, जैसे फंगस ना इसके साथ कैरी करे, क्योंकि जब तक मीडिया में तब तक फंगस के चांस नहीं है, लेकिन अगर ओपन एनवायरनमेंट में जाएगा तो हो सकता है उसके साथ फंगस लग जाए। तो हम उसको ट्रीटमेंट करके हम यहाँ से थर्माकोल बॉक्सेस में रख देते हैं, अपने हार्डनिंग सेंटर पे भेज देते हैं। सर, एक और कौतूहल का विषय था मेरे मन में, क्या ये बॉटल जब आप इसको ट्रांसप्लांट करते थे, इस बॉटल का रीयूज होता है या फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है? नहीं, जैसे ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे ये ग्लास की बोतलें हैं, हमेशा इसमें से पौधे, जब जैसे हमने आपको बताया साइकिल, जब ये पौधा अगले 20 दिन बाद ये पौधा फिर से हम नए बॉटल में ले जाएंगे। जैसे देखिए आपका ये मीडिया बना तैयार है, ये देखिए हम क्या करेंगे, 20 दिन बाद इसमें काट इस मीडिया में रखेंगे, तो क्या करेंगे, इस बोतल को अच्छे से धुल के और फिर से इसको ऑटोक्लेव में स्लाइज करके फिर से इस मीडिया डाल के और फिर तैयार करते हैं अगली साइकिल के लिए। तो हम इसको रीयूज करते रहते हैं। तो सर, मैं चाहूँगा कि ऑटो जो आप इसके सफाई वाला पार्ट है, हाँ, उसको भी दिखाएं। हाँ जी, जैसे जब यहाँ से मतलब वॉशिंग के लिए बॉटल जाती है तो हमारा वॉशिंग एरिया ऊपर है। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे इसको प्रॉपर तरीके से वॉश किया जाता है, जिससे कि उसमें कोई फंगस या बैक्टीरिया कैरी ना हो जाए। इसलिए प्रॉपर क्या इस प्रक्रिया होती है, कौन कौन से केमिकल डाले जाते हैं जिससे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, हम आपको ऊपर बताएं। मीडिया रूम है, हम यहाँ पे जिसमें पौधों को ग्रो कराते हैं उसको यहाँ पे हम तैयार करते हैं। देखिए हमारे ये बेसिक MS मीडिया के ग्रेडियंट हैं, इंग्रेडिएंट, जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिशन, आयरन, विटामिन्स, ये सब का स्टॉक बना के हम लोग तैयार करते हैं। इन बोतलों में तैयार किया जाता है, इन सब बोतलों में, और ये बनाने के बाद हम इसको फिर स्टरलाइज करते हैं। ये हमारे ऑटोक्लेव मशीन है जिसमें हम रखते हैं और 121 डिग्री टेम्परेचर पे 15 मिनट 15 LBS प्रेशर पे हम इसको स्टरलाइज करते हैं, जिससे जितने भी बैक्टीरिया, वायरस जो भी हैं वो किल हो जाए, और एक प्रॉपर स्टरलाइजेशन कंडीशन में हमारा मीडिया तैयार हो जाता है। फिर हम इसको हमारे मीडिया स्टोरेज रूम जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे है वहाँ पे हम ले जाके स्टोर करते हैं। वो मीडिया कम से कम 4 से 5 दिन हम लोग नॉर्मल कंडीशन में रखते हैं कि अगर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया अगर गलती से उसमें रह गया या कहीं ढक्कन खुल गया, कुछ हुआ, तो उस 4 दिन के अंदर उसमें ग्रो हो जाता है, तो हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और ये कटिंग से पहले या देखा जाता है कि वो हमारा जो मीडिया है वो उसमें 100% स्टरलाइजेशन है, तभी हम उसमें अपने एक्सप्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि उसमें इन्फेक्शन का चांस ना रहे। हमारे पास एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट के थ्रू हम इसको मीडिया को नीचे लेकर जाते हैं।
देखिए ये नीचे चला जाता है, मीडिया इस पे रखते हैं और मीडिया नीचे हमारा ये जहाँ मीडिया स्टोरेज रूम है वहाँ चला जाता है। जैसे हमने बताया जब मीडिया ऊपर स्टेलाइज हो जाता है तो इसी लिफ्ट के थ्रू मीडिया रूम से हमारे जो मीडिया प्रिपरेशन रूम से मीडिया स्टोरेज रूम में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। ये हमने एक छोटी सी कैरेज लिफ्ट बना रखी है कि जिससे कि हमें ज़्यादा सहूलियत हो और एक कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मीडिया उस मतलब मीडिया रूम से मीडिया स्टोरेज रूम में आए। तो हमारा एक छोटा सा लिफ्ट, हम इससे मीडिया लेकर आते हैं। देखिए जैसे मीडिया आया है और देखिए सर ये यूवी पास बॉक्स है। सर हाँ ये यूवी पास बॉक्स है। हम क्या करते हैं, अगर ये मीडिया स्टेलाइज कंडीशन में रहता है फिर भी अगर कुछ चीज़ अगर इसके साथ आया हुआ है तो हम इसको क्या करते हैं कि ये हमारे यूवी पास बॉक्स में मीडिया को हम 3 मिनट के लिए रख देते हैं। तो अगर कोई बैक्टीरिया इसके बैक्टीरिया वायरस बोतल के थ्रू आ रहा है तो मीडिया स्टोरेज रूम में जाने से पहले देखिए यहाँ पे यूवी लाइट जल रही है। देखिए ये हमारा मीडिया रखा है, इसके अंदर यूवी लाइट जल रही है। तो ये पास बॉक्स है, तो इस यहाँ पे एक तरह से जो कंट्रोल जोन में जाएगा उससे पहले हम इसको यूवी पास के थ्रू ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर इसमें भी चांस रहता है कि 100% हमारा जो मीडिया स्टोरेज रूम में जा रहा है वो इन्फेक्शन फ्री है। तो मीडिया प्रिपरेशन रूम और मीडिया स्टोरेज रूम के बीच में एक यूवी पास बॉक्स होता है जो हमारे मीडिया को एक तरह से स्टेलाइज कंडीशन में ट्रांसफ़र करता है। स्टेलाइज हो जाता है तो हम प्रेस करते हैं, देखिए लाइट ये बंद हो जाती है और फिर हम यहाँ से मीडिया को निकाल के अपना स्टोर कर लेते हैं। अब जो मीडिया अब इस समय हम लेकर आ रहे हैं ये 100% स्टेलाइज है। अगर कोई इंस्टॉलेशन के बाद अगर ट्रांसफ़र में अगर कोई दिक्कत आई होती है तो इस यूवी पास बॉक्स के निकालने के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। ये हमारा एक लेमिनार है जिसमें हम इनिशिएशन का काम करते हैं। ये हमारा एक तरह से R&D है, हमारी लैब का R&D है। जो भी हमारा मटेरियल जो बाहर से लेकर आते हैं हम यहीं पे इसको इनिशिएट करते हैं। अगर हमें केले का बनाना है तो हम मदर कल्चर लेकर आके इसी लेमिनार पे इनिशिएट करते हैं। या जो भी इंडोर प्लांट, अगर जो भी प्लांट को हमको टिश्यू कल्चर में ले जाना है उसको हम यहीं पे तैयार करते हैं पहले मदर कल्चर को, और फिर इसके बाद जब वो इन्फेक्शन फ्री हो जाता है तो हम नीचे लेमिनार पे ले जाके मतलब अपने प्रोटेक्टेड जोन में ले जाते हैं। तो पहला हमारा प्राइमरी जो सोर्स है इनिशिएशन का यहीं पे, ये हमारा छोटा सा R&D लैब जिस पे हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। चीज और है, इस वाले में आया तो एक तीव्र सी गंध हमारे जो नाक तक आई जी, तो क्या वो गंध इस मशीन से आ रही है या कोई स्पेशल केमिकल इस्तेमाल किया जाता है इसको ग्रो करने के लिए? हाँ, जैसे क्या होता है कि ये हम इसको इसमें फंगस बैक्टीरिया ना ग्रो, क्योंकि हम लोग आते हैं या बाहर कभी लोग जैसे हम लोग हमारे ऑपरेटर आते हैं जब इसमें कल्चर रखने के लिए, तो कभी कभी हो सकता है कि हमारे साथ कुछ बैक्टीरिया, हम इतना सावधानी लेते हैं फिर भी कुछ कभी कभी ये रहता है कि कुछ पार्टिकल हमारे साथ आ सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मशीन, फॉगिंग मशीन है जिसको बोलते हैं। इसमें हम एंटी फंगस एंटी बैक्टीरियल हमारे पास केमिकल है, उसमें हम इसको एक प्रॉपर मात्रा में उसका डाइल्यूशन करके रखते हैं और उसको हर दिन में एक बार जब कोई, जैसे हमारी लैब जब शाम को हम कल्चर रखने के बाद बंद करते हैं तो इस मशीन को दे देते हैं 5 मिनट, तो वो केमिकल स्प्रे होता है। तो अगर हम दिन में कोई बैक्टीरिया वायरस के अंदर आया होगा तो वो मर जाता है। तो इसमें इसलिए आपको थोड़ा सा जो आपने बताया ना कि कुछ गंध आ रही, उसी का गंध है वो, बट हमारे लिए कोई हार्मफुल नहीं होता है। तो अभी हम डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में अगर बात करें तो टिश्यू कल्चर पौधों की, जिसमें हम आलू और कुछ इंडोर पौधे और केले की सबसे ज़्यादा क्रॉप जो है जिस वैरायटी की जाती है, फसल ली जाती है, वह है जिनाई। तो उसके टिश्यू कल्चर लैब में है, जिस कंपनी में है उसका नाम है प्रोस्पेरा लैब और उसके आप डायरेक्टर हैं डॉक्टर अरुण कुमार पांडे जी। चाइना में और विभिन्न देशों में आपका एक लंबा अनुभव रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, खासकर किसानों की आय बढ़ाने वाली तकनीकी को इजाद करने में। उसी तकनीकी का उपयोग अब दूसरे देशों से वापसी के बाद वह उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कर रहे हैं। दूसरे राज्यों से जो टिश्यू कल्चर पौधे आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या दूसरे राज्यों के जो क्लाइमेट है, वातावरण है,
उस वातावरण से जब उत्तर प्रदेश के वातावरण में आता है तो वातावरण के साथ वो कोऑर्डिनेशन ना कर पाने की वजह से या सामंजस्य न बैठा पाने को या उनके अनुकूल वातावरण नहीं होता, इस वजह से मॉर्टिलिटी रेट जो है या जो मृत्यु दर होती है पौधों की खत्म होने की दर होती है बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ अगर उत्तर प्रदेश के वातावरण में जहाँ पर इसकी केले की खेती होती है वहाँ पर तैयार किया जाता है तो निश्चित तौर पर जो नुकसान किसानों का है पौधों के सूखने का दर वो बेहद कम होता है। कम के लिए और जैसा कि आप देख रहे हैं जो भोक्ता है वह भी और जो किसान है वह भी, जो केला आप व्रत के दौरान खाते हैं, हेल्दी रहने के लिए खाते हैं, केले का आप शेक पीते होंगे, आपने कल्पना नहीं की होगी कि उसका जो पौधा है जिससे केला फल देता है तो इस छोटे छोटे जार में एक ऊतक के जरिए छोटे से टुकड़े के जरिए आता है और मल्टीप्लाई होते होते सैकड़ों पौधों में बदल जाता है और फिर जाकर के वो हार्ड होता है यानी वातावरण के अनुकूल तैयार होता है और फिर वो ट्रांसप्लांट होता है किसान के खेतों में। वहाँ अच्छी देखभाल के बाद उसमें फ्रूटिंग आती है, फ्रूटिंग के बाद फिर वो जो नेचुरल तरीके हैं या जो पारंपरिक तरीके हैं या जो आधुनिक तरीके हैं उनके जरिए पकाया जाता है, फिर ये आपकी थाली तक पहुंचता है, आपके भोजन तक पहुंचता है या कहें आपके पोषक जो दैनिक आहार है उन तक पहुंचता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है पौधे के तैयार होने की। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरी प्रक्रिया को साझा किया, क्योंकि ज्यादातर लैब जो है वो अपनी उस प्रक्रिया को बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, जबकि जरूरी है किसान भी जाने कि वो जो पौधे रोप रहे हैं वो कैसे तैयार होता है, उसके फायदे क्या है और सब कुछ चलते चलते तो सब मैंने फायदे की बात ही नहीं की थी। अब मैं ओवरऑल इसको कंक्लूड करूं, इसको समापन की तरफ ले जाऊं। आप ये बताएं कि जो टिश्यू कल्चर पौधा होता है कैसे वो दूसरे पौधों से अलग होता है, उसके बाद हम विदा लेंगे। जी, जैसे हम टिश्यू कल्चर और जो सीडेड पौधा उसमें अंतर क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि हम ये यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन में ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे इस विधि से जो पौधा बनेगा उसमें कोई भी वायरस बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि कोई भी हम इन्फेक्शन या मतलब वायरस बैक्टीरिया पौधों में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है कि अगर हम कमर्शियल क्रॉप में किसान को एक साइज के 1 लाख या मतलब समझिए कि भारी मात्रा में पौधों की जरूरत होगी, तो टिश्यू कल्चर ही एक विधि है जिससे कि हम एक बार में उसको एक साइज के पौधे प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि एक ही समय उसकी फल की पैदावार हो। इसलिए दोनों की क्वालिटी की बात करें। हाँ, तीसरी चीज़ है कि यहाँ से जो पौधे जाते हैं उसकी जो घार होती है या जो ईल्ड हो वो सबसे अच्छा हो, क्योंकि जो मतलब अच्छी मदर कल्चर से डेवलप या उत्पन्न हुआ पौधा उसकी जो है पैदावार बहुत अच्छी होती है। वो टिश्यू कल्चर एक ऐसे टेक्निक है जिससे जो पौधा बनेगा उसकी पैदावार भी बहुत अच्छी होगी। तो यही अंतर होता है कि जो सीड से होता है, सीड में क्या होता है कि अलग अलग सीड में हो सकता है किसी में पैदावार बहुत अच्छा हो, किसी में कम पैदावार, बट यहाँ पे एक ही सेल से बहुत सारे पौधे बने हैं, तो इसमें अगर एक में जो ईल्ड होगी वो चांस है कि जितने पौधे या मतलब संभावना रहती है कि सब पौधे में एक समान पैदावार होती है। ये तो अभी हम बात कर रहे थे, जैसा हमने पहले बताया कि हमारे साथ डॉक्टर अरुण पांडे जी थे और लंबा अनुभव लेने के बाद आप भारत में काम कर रहे हैं और आपने कहानियां भी सुनी होंगी कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर, खासकर जब गेट्स की कंपनी की बात होती है, सबसे ज्यादा जो गेट्स की कंपनी है वहीं से लोग आते हैं वापस, उसके बाद अपना जो है एक एग्रीकल्चर सेक्टर का उद्यम शुरू कर देते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है और बड़ी सफलता मिलती है। हम कामना करते हैं कि सर आप उत्तर प्रदेश का जो नाम है दूसरे राज्यों तक ले जाए, इतना नाम करें कि जो दूसरे राज्यों से किसान पौधे यहाँ मंगाते हैं, यहाँ से दूसरे राज्यों के किसान पौधे मंगाए। धन्यवाद, आपने आप सब कीमती समय दिया कि मैं अपनी चीज़ों को आपके माध्यम से किसान भाइयों को और लोगों को पहुंचा सकूं। और जो आपने जाते जाते मेन चीज़ है, क्योंकि मेरा जिला महान हो जाता है, कौन सा नंबर साझा करना चाहेंगे जिसके जरिए जो व्यवसायी जो किसानों को पौधे बेचते हैं, होलसेलर है, वो आपसे पौधे, चाहे इंडोर पौधे की बात करें या हम केले के पौधे की बात करें, और आलू तो जिस कंपनी से किया है वहीं से लेना होगा, लेकिन केले और इंडोर के लिए कैसे आपसे संपर्क करें? हाँ, तो मेरा जो संपर्क नंबर है 9701673240। इस नंबर पे आप संपर्क करके हमें ये केले का और जो भी हमारे पास सजावटी पौधे हैं उनकी जानकारी, उनकी उपलब्धता जान सकते हैं और हमसे खरीद सकते हैं। सर एक चीज़ और है,
अभी उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा जो है केले की रोपाई पर अनुदान नहीं दिया जाता है, रोपाई का समय भी जुलाई से शुरू हो गया। तो इतने पौधे आपके पास बिक्री होकर तैयार हैं, जो हार्ड हो चुके हैं, जो पौधों में रोपा जा सकता है, जिससे किसान जो रोपना चाहते हैं वो आपसे संपर्क करके कर सकते हैं। हाँ, जैसे हर किसान को जो भी हमारी कंपनी से या ले जाएगा, उस जो उद्यान विभाग उनको हर पौधे की पर एक सब्सिडी देती है। तो जैसे हम उसको बिल उपलब्ध कराएंगे, उस बिल को उद्यान विभाग में ले जाएगा, तो उस पर समझिए कि अगर रेट का पर पौधे 13 साढ़े 13 रुपये उसको मिल जाते हैं। पौधे तैयार हुए होंगे जो बिक्री हो गया हमारे इस समय मेरे पास लगभग 4 लाख पौधे उपलब्ध हैं, जो इसी लैब से बनाए हुए हैं, जिनकी जो है गुणवत्ता बहुत अच्छी है। आप इस नंबर पे संपर्क करके हमसे उसको ले सकते हैं और अपने खेतों में लगाइए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम पौधे लगाने तक ही नहीं, पौधों की जो फ्रूटिंग तक आपका साथ देंगे, आपको समय समय पे सहयोग देते रहेंगे, आपको मतलब उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि कब क्या सीड, कौन सी दवा डालिए, कौन सा कब पानी डालिए। हम पूरा एक चार्ट बना रखे हैं जो आपको देंगे, अब उसके माध्यम से आप करिए। बीच बीच में आप हमसे फ़ोन करते रहिए, आपसे जानकारी लेते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि जो हमारे किसान भाई जुड़े, हमको महीने में एक बार ज़रूर फ़ोन करके उनसे हाल पूछते हैं अपने पौधे, क्योंकि हमारे हाथ से बना हुआ पौधा है तो हमारे बच्चे के समान है, तो हम उसकी जो है उसके बारे में ज़रूर हम जानकारी लेते रहते हैं। और उसमें जो कमी है, अगर उसको कुछ दिक्कत हो रही है, तो जो अपनी जानकारी के अनुसार हम उसका जो है जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि उसमें अच्छी पैदावार हो। तो ऐसी ही कहानियों को, ऐसे ही प्रयासों को जो समाज में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक कार्य की प्रेरणा देने का काम किया है दूसरे लोगों को, ऐसी ही कहानी आज थी डॉक्टर अनंत कुमार पांडे जी की। ऐसी कहानी लेकर फिर हाजिर होने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।